नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कश्मीर में क्या नॉर्मलसी है। कश्मीर में जो पहलगांव में घटना हुई उसके बाद से सरकार मुंह छिपाती फिर रही है। सवाल लोगों के हैं, सरकार का नुमाइंदा कोई भी पब्लिक डोमेन में आके लोगों को आश्वासन देना तो दूर, कश्मीर पे भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा पा रहे। वो बिहार चले गए पर कश्मीर जाने का समय उनके पास नहीं है। और उधर राहुल गांधी आज कश्मीर की अनंतनाग की यात्रा करेंगे और वहां पे जितने भी परिवार हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, चाहे वो वहां के लोकल हों जिन्होंने वहां पे टूरिस्ट की मदद की, उनको वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश की, चाहे वो आदिल शेख का परिवार हो जिसने अपनी जान की परवाह ना किए बगैर पर्यटकों को बचाने की कोशिश की, जिसमें उसकी जिंदगी से उसको हाथ धोना पड़ा, उन परिवारों को भी मिलने राहुल गांधी कल पहुंचेंगे। इसे मद्देनजर बहुत सारी नई नई बातें हो रही हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मीडिया के रोल पर भी चर्चा करेंगे और एनआईए द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो बयान दिया गया, जो हलफनामा दाखिल किया गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले पाकिस्तान का रिएक्शन आ गया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक ट्वीट के जरिए और उसके बाद आधिकारिक तौर पे बयान भी आया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान वाघा बॉर्डर को बंद कर देगा इमीडिएट इफेक्ट के साथ। सारी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इंडिया की जो है वो इस रूट से बंद हो जाएंगी। कुछ एक्सेप्शंस उन्होंने अलाउ किए हैं, वो एक्सेप्शंस क्या हैं अभी इसका आधिकारिक तौर पे बयान आना बाकी है। और जो वैलिड इंडोर्समेंट्स यानी कि जो वैलिड परमिट्स के साथ रिटर्न होना चाहते हैं वो रिटर्न हो सकते हैं, पर 30 अप्रैल के बाद वो भी अलाउ नहीं होगा। दूसरी चीज पाकिस्तान सरकार ने यह की है कि इंडिया डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को इस्लामाबाद में पर्सन नॉन ग्राटा का स्टेटस दे दिया गया। जैसे भारत की सरकार ने यहां में जो भी नेवल, एयर और डिफेंस के पाकिस्तान के अटैची थे उनको भी 30 अप्रैल को यहां से जाने को कह दिया है, वैसे ही वहां से भी ये बात निकल के आ गई है कि इंडियन हाई कमीशन जो ये पोस्ट हैं वो उनको खत्म कर दिया जाएगा। सपोर्ट स्टाफ को भी भारत इनके सपोर्ट स्टाफ को भी भारत वापस जाने का कह दिया गया है। तीसरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये कह दी गई है कि इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में 30 डिप्लोमेट या स्टाफ मेंबर से ज्यादा नहीं रह सकते इफेक्टिव 30 अप्रैल 2025। और पाकिस्तान की एयर स्पेस किसी भी इंडिया ओन्ड या इंडिया ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए बंद होगी, तो आप भारत से कोई भी प्लेन पाकिस्तान की सरहद के ऊपर से उड़ा के नहीं ले जा सकते। ये एक उन्होंने अपनी एयर स्पेस को क्लोज कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि कोई भी कारोबार भारत के साथ किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हो या डायरेक्ट इंडिया से हो वो सस्पेंड रहेगा आने वाले समय में। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का डिसीजन है कि इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को लेकर अगर पानी रोका जाता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि ये जो है लड़ाई का आगाज होगा और हम इसका जवाब अपने फुल फोर्स से देंगे, अपनी पूरी ताकत से देंगे। और आखिर में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान बायलैटरल एग्रीमेंट्स टू शिमला एग्रीमेंट्स आर इन अबेंस, मतलब कि वो अब जो है लागू नहीं होंगे जब तक। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा है जैसे भारत ने किया कि सार्क वीजाज एग्जाम्पशन स्कीम जो है वो सारे उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं वीजाज, और इंडियन नेशनल्स को कह दिया गया है कि विद इमीडिएट इफेक्ट वो अपने देश में लौट जाएं। सिर्फ जो आपकी करतारपुर साहब का जो रिलीजियस पिलग्रिम है वो कंटिन्यू रहेगा। और पाकिस्तान में जितने भी एसईवीएस के नेशनल्स यहाँ रह रहे हैं वो 48 घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाएंगे। मैं आपको लेके चलता हूं। बड़ी खबर यह है, अडानी के मुद्रा पोर्ट पर जो 3000 किलोग्राम हेरोइन जब्त हुई थी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपने हलफनामे में यह खुलासा किया है कि यह लश्कर तैयबा की आतंकी फंडिंग से जुड़ी। एनआईए की ये जो सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल हुआ है या खुलासा हुआ है, ये तय करता है कि एनआईए के पास अपने आप को बचाने के लिए या जवाबदेही से दूर भागने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि जो हेरोइन तस्करी में पकड़ी गई मुंद्रा पोर्ट पे, उसका सारा ठिकाना एलईटी और द रेजिस्टेंस ग्रुप, जो टीआरजी ग्रुप है, जो एलईटी का ही एक्सटेंडेड विंग है, उस पर ये बात डाल दी जाए।
और एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खुलासा यह भी किया कि पाकिस्तान आतंकी हमला करने वाले लश्कर तैयबा के नार्को तस्करी से कारोबार जुड़े हैं, जिसे पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन प्राप्त है। तो एक तीर से दो निशाने, एक तो आपने आईएसआई को इम्प्लीकेट कर दिया और आईएसआई के साथ लश्कर तैयबा को जोड़ दिया, जिसके ऊपर पहलगांव और उससे पहले पुलवामा या उरी जो भी टेरर अटैक हुए हैं उसके तार उनके साथ जोड़ दिए कि ड्रग्स के कारोबार होते हैं। ड्रग्स के जो हैंडलर्स हैं वो भारत में मौजूद है, देश का दुश्मन जो है वो ड्रग सप्लायर है और वो एलईटी को वित्त पोषित कर रहा है, वो द रेजिस्टेंस ग्रुप को वित्त पोषित कर रहा है, जिससे उनके पास वेपन्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए पैसा आता है और इससे वो आगे कारोबार कर रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई का समर्थन प्राप्त है, जिसका उद्देश्य नशीले पदार्थों का वितरण करके भारत में अस्थिरता पैदा करके अपने अभियानों को वित्त पोषित करना है। सुरक्षा एजेंसी ने इस हमले में शामिल 4 संदिग्ध आतंकवादियों की पहचान की है, जिसमें 28 पर्यटक अभी तक मारे जाने की सूचना है। इसके साथ ही सेना ने बारामूला में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ऐसी रिपोर्ट हमने कल देखने को मिली थी। एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि आतंकवादी समूह की व्यापक योजना अपने कार्यों के लिए धन जुटाना और भारतीय युवाओं के बीच ड्रग्स वितरित करने के भारत को स्थिर करने की साजिश थी। ये रिपोर्ट 2021 सितंबर में ये ड्रग्स पकड़े गए। आज हम बैठे हैं अप्रैल 2025, 4 साल बाद या 3.5 पौने 4 साल बाद एनआईए को इतना वक्त लग गया ये पता लगाने में कि ये जो ड्रग्स हैं ये एलईटी को वित्त पोषित कर रहे हैं, ये देश के दुश्मनों को वित्त पोषित कर रहे हैं। इसका आगाज पहले क्यों नहीं हुआ? जब भी कोई बड़ी घटना घटती है और सरकार से जवाबदेही मांगी जाती है तो फिर इस तरीके के हलफनामे जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हैं तो शक की सुई सरकार पर ही जाती है। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि इसमें एक बहुत बड़ा डीप स्टेट का हाथ है और इसमें बहुत से वो लोग भी शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता पर अटैक कर रहे हैं लगातार और जो भारत को विकसित होते हुए नहीं देख सकते, जो भारत में 2 धर्मों में लोगों को बांटना चाहते हैं, जो भारत की संप्रभुता को, भारत के सोशलिज्म को, भारत के सेकुलर स्ट्रक्चर को तार-तार करने में लगे। एनआईए ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच को बताया कि मुंद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की कीमत की 3,000 किलोग्राम हेरोइन की जब्ती लश्कर की रणनीति का हिस्सा थी। ड्रग्स को अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते भारत में तस्करी करके लाया गया था, टैल्क पाउडर के रूप में छुपाया गया था, जिसका फ्री पोर्ट से अलाउड है क्योंकि उसमें आपको क्या होता है, आपको जस्ट डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ता है, ग्रीन चैनल से निकल जाते हैं। कस्टम्स वाले जो समझते हैं उस बात को वो जानते हैं और वैध दस्तावेजों का उपयोग करके आयात किया गया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने आतंकी समूह के संचालन के बारे में बताया कि देखिए उन्होंने पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों को गोली मारकर भारत के साथ क्या किया। किस तरीके की स्टेटमेंट एनआईए दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट में, अब वो क्या तथ्य हैं, क्या एविडेंस हैं, वो तो कोर्ट समझेगी उसको, पर ऐसे समय में ऐसा हलफनामा दाखिल करना शक की सुई प्रशासन की तरफ जो है वो मोड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहां पे करीब 1.5 लाख हमारे आर्मी के जवान और उसके अलावा टोटल अगर देखा जाए तो 2.5 से 3 लाख अर्धसैनिक बल और आर्मी के जवान तैनात हैं। उसमें इस तरीके की घटना हो जाती है और जो आतंकवादी हैं वो पकड़े नहीं जाते। कोई कहता है कि 2 से 3 थे, कोई कहता है 4 से 5 थे। तो अभी तक ये भी तय नहीं हो पाया है कि वो आए कहां से और गए कहां। हमारी सर्वेलेंस फेल हो गई, हमारे ड्रोन्स फेल हो गए, हमारी डिफेंस की जो प्रिपेयर्डनेस है उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए और हमारे कमांडिंग ऑफिसर जीओसी उस समय दिल्ली में किसी मीटिंग के लिए थे और वो तुरंत वापस जाते हैं स्थिति का जायजा लेने। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीजें हो रही थी और मोदी साहब तो सऊदी अरेबिया में थे। तो देश का जो कमांडर इन चीफ है जब वो ही नहीं था भारत में तो पीछे क्या हुआ होगा इसका आप आइडिया लगा सकते हैं। हलफनामे के अनुसार मादक पदार्थों को ईरानी बिचौलियों के माध्यम से भेजा गया था और दिल्ली के नेप सराय और अलीपुर के गोदामों में संग्रहित किया गया था। बिक्री से प्राप्त धन को कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों को विष पोषित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
एनआईए ने यह भी कहा है कि यह मामला अवैध साधनों के माध्यम से भारत में लाए गए नार्को पदार्थ की सबसे बड़ी खेप का मामला है, बल्कि बिक्री की आय का इस्तेमाल आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए भी किया जाना था। इतनी बड़ी साजिश देश में रची जा रही थी। मुंद्रा पोर्ट कौन ऑपरेट करता है? मुंद्रा पोर्ट को ऑपरेट करने वाले अदानी साहब हैं। अदानी साहब की जो पोर्ट है जिसमें आवाजाही होती है, क्या उसमें जवाबदेही तय नहीं हो सकती? हमारी इन्वेस्टिगेशन जो टीम्स हैं उनको नहीं पता था कि टैल्क पाउडर के या बिटुमेन के जरिए कस्टम से मादक पदार्थ या डेंजरस ड्रग्स जो हमारी युवा पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए हमले में शामिल 4 संदिग्ध आतंकवादियों की तस्वीरें जारी की थी, जिसमें 28 पर्यटक मारे गए थे। इन व्यक्तियों की पहचान आदिल गुरी, आसिफ शेख, सुलेमान शाह और अबू तलहा के रूप में की गई है। उनके कोड नेम मूसा, यूनुस और आसिफ का इस्तेमाल किया गया। बात यह खड़ी हो जाती है कि जब वारदात होती है तो उसका पता भी नहीं होता, ना आर्मी को, ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, ना खुफिया जांच एजेंसीज को, और वारदात के तुरंत बाद सबकी फोटो भी बाहर आ जाती है, उनके नाम भी बाहर आ जाते हैं। ने यह भी बताया है कि अनंतनाग के आदिल गुरी और सोपोर के आसिफ शेख के स्थानीय होने पर संदेह। आज इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर में बताया गया कि 5 में से 2 लोग जो थे वो स्थानीय थे और वो ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गए थे। इतनी सारी चीजें बॉर्डर पर हो रही हैं और हमारी जांच एजेंसियां चुप हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करती हैं कि मुंद्रा पोर्ट पे जो ड्रग्स पकड़ा गया वो एलईटी का था और उसी से द रेजिस्टेंस ग्रुप को वित्त पोषित किया जा रहा था। 12 सितंबर 2021 को अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते मुंद्रा पोर्ट पर कुछ कंटेनर पहुंचे, जिसमें के आधार पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने 13 सितंबर 2021 को कंटेनरों की जांच की थी और कुछ बैगों में हेरोइन पाई, जिसके बाद 21,000 करोड़ रुपए की 2988 यानी कि 3,000 किलोग्राम हेरोइन प्राप्त हुई। जांचकर्ताओं ने बाद में बताया कि यह छठी और आखिरी खेप थी जिसे रोका गया था, यानी कि यह पहली खेप नहीं थी, यह छठी खेप थी, और छठी खेप में 3,000 किलो की हेरोइन 21,000 करोड़ की। तो पहली 5 खेपों में क्या हुआ होगा, इसका हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। एनआईए ने यह भी कहा कि कानूनी आयात चैनल के माध्यम से भारत में हेरोइन से लदे अर्ध संसाधित टैल्क स्टोन को आयात करने में सफल होने के बाद अफगानिस्तान में स्थित ड्रग्स तस्कर ने पाकिस्तान स्थित खुफिया एजेंसी आईएसआई को एक ईरानी बचौलिए की मदद से 3,000 किलोग्राम हेरोइन की एक बड़ी खेप आयात की। उसी कार्य प्रणाली से बंदर अब्बास ईरान के माध्यम से खेप भेजने के लिए किया गया था और फिर आयात करने वाली कंपनी मेसर्स आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर टैल्क पाउडर के रूप में भारत में आयात किया गया। जांच एजेंसियों ने पाया कि विजयवाड़ा स्थित फर्म ने इस खेप को टेलकम पाउडर घोषित किया था। समाचार रिपोर्ट्स द्वारा उद्धत सूत्रों के अनुसार निर्यातक फर्म की पहचान अफगानिस्तान के कंधार स्थित हसन हुसैन लिमिटेड के रूप में की गई थी। तो विजयवाड़ा की कंपनी थी, दिल्ली के लिए ये खेप थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि इन सभी खेपों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए किया जा रहा है। एजेंसी ने अपराध की गंभीरता, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, देश के प्रति शत्रुतापूर्ण हित रखने वाले देशों की खुफिया एजेंसियों की संलिप्तता और जांच में प्रगति का उल्लेख किया और कहा कि अदालत ने मामले में कई सह आरोपियों की जमानत याचिका को पहले से ही खारिज कर दिया गया। एनआईए ने यह भी बताया कि जांच से पहले ही पता चल चुका है कि इस नार्को आतंक का मास्टरमाइंड पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान समर्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा है। इसलिए मामले की समग्रता को देखते हुए याचिकाकर्ता के सम्मानजनक तर्क के अनुसार इस मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए, ताकि न्याय की विफलता और जघन्य प्रकृति की तत्काल अंतर्राष्ट्रीय साजिश के मुकदमे को स्पष्ट होने से बचाया जा सके। वर्तमान मामले में अवैध साधनों के माध्यम से भारत में लाए जा रहे नार्को पदार्थों की सबसे बड़ी खेप के रूप में इंगित किया गया है। भाटी ने, यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, ऐश्वर्या भाटी ने तलवार को एक आदतन अपराधी बताया, जिसकी बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई हो रही थी, जिस पर पहले से ही तस्करी के कई मामलों में उस पर मामला दर्ज है। उन्होंने आशंका जताई कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या उसकी हत्या भी की जा सकती है। एएसजी ने यह भी बताया कि सेवानिवृत्त कस्टम्स ऑफिसर ने मामले को हवाला देकर 9 नवंबर 2020 में
जो एक्यूज है उसकी पहली खेप के लिए कलकत्ता बंदरगाह पर सुविधाकर्ता के रूप में काम किया था, यानी कि उसने पैसे लिए थे। लेकिन जब वो जांच में शामिल होना चाहता था तो उन्हें नई दिल्ली के जंगपुरा के एक होटल में मृत पाया गया। अब उससे वो विटनेस साइन कराए गए कस्टम ऑफिशियल से, या उसने खुद किए, और खुद करने के बाद वो डर गया कि मैं जेल चला जाऊंगा तो बचूंगा नहीं, तो उसने आत्महत्या कर ली या उसको मारा गया, ये तो जांच का विषय है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या ने यह भी कहा कि मामले में एक प्रमुख गवाह सेवानिवृत्त सीमा शुल्क अधिकारी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। एनआईए ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सितंबर 2021 में राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा मुद्रा पोर्ट पे रोकी गई 3000 किलोग्राम की खेप की आय का इस्तेमाल प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा की आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए किया गया। अब आप समझ लीजिए कि जांच से नार्को आतंक का लिंक, पहलगांव की घटना, इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, हमारी जांच एजेंसियों के साथ साथ हमारी जो वहां पे इंटेलिजेंस थी उसका फेलियर, लोकल्स जो वहां के लोकल थाने हैं या वहां के गुजर बकरवाल लोग हैं जो हमेशा सरकार या प्रशासन के आंख कान और नाक बनकर रहते हैं, कहीं ना कहीं सरकार के साथ उनका जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो फेल हो चुका है। राज्य की सरकारों को स्टेट का दर्जा नहीं है, केंद्र की सरकार की हाई एंडेड अप्रोच है, अधिकारियों के द्वारा सरकार को चलाना, स्टेट सरकारों को काम नहीं करने देना, लेजिस्लेचर को काम नहीं करने देना, उनके बिलों को पास नहीं करना, ये सब भी इस घटना से जोड़े जा सकते हैं। नार्को आतंक के साथ साथ लोकतंत्र का जो आतंक पिछले 11 साल से चल रहा है, कहीं ना कहीं वो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है। मैं जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, आप जेपीसीज नहीं बनाते, आप बिल्स पर चर्चा नहीं करते, आप आनंद फानंद में किसान बिल मर देते हैं, आप स्टेट को यूटी और यूटी को स्टेट बना देते हैं, आप महाराष्ट्र में सरकार गिरा देते हैं, आप बंगाल की सरकार के बिल नहीं पास करते, आप तमिलनाडु की सरकारों के बिल 2.5 साल गवर्नर के द्वारा पेंडिंग रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है। ये सब चीजें शायद कहीं ना कहीं न्याय की विफलता और इस तरीके की जघन्य अपराधों को पनपने की जगह देती हैं, मौका देती हैं, और इन चीजों से हमें बचना चाहिए। ऐसा लगता है सरकार बहुत जल्दी में है, और अब जांच से पता चल रहा है कि पहलगाम हमले के बाद नार्को आतंक का मास्टरमाइंड पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान समर्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा या उनका एक्सटेंडेड विंग द रेजिस्टेंस ग्रुप है। डिग्री ऑफ सपोर्ट जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर से आ रही है। मैं आप लोगों को यह भी क्लियर करना चाहता हूं कि लोकल्स को लिखा जिसमें एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाली गई, पूर्णतः बंद किया गया, और उन्होंने कहा कि यह तो हमारे पेट पर लात है। मैंने आपको पहले दिन प्रोग्राम में बताया था कि हमारे कारोबार बंद हो जाएंगे, हमारे बिजनेस ठप हो जाएंगे, हम क्यों चाहेंगे कि पर्यटक यहां ना आए। ये आर्म फोर्सेस का काम है, ये प्रशासन का काम है, ये जांच एजेंसियों का काम है, ये जो लोग फेंसिंग करते हैं हमारे देश में, जो तार लगाते हैं, ये उन लोगों का काम है। अगर आप सर्वेलेंस ठीक से यूज नहीं करेंगे, ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नाइट विजन कैमरास यूज नहीं करेंगे, और आपका इंटेलिजेंस फेलियर होगा, तो इसका आप दोष जो है लोकल कश्मीरी आम आदमी, गरीब आदमी पर नहीं मर सकते। वो तो बेचारे लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको फ्री में होटल में कमरा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। कसूर उनका नहीं, कसूर प्रशासन का है, इंटेलिजेंस का है, जांच एजेंसियों का है। देश के प्रधानमंत्री अगर 56 इंच की छाती रखते हैं, तो जैसे वो 25 दिसंबर को हमारी सेना के जवानों को मिलने उरी में जाते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, तो उनको जो लोग आहत हुए हैं उनसे मिलने भी जाना चाहिए, आंख से आंख मिलाकर उनकी संवेदना में उनका साथ देना चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, हम सब कमेंट्स पढ़ के उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं।